डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जतिन है और मैं गोवा का रहने वाला हूँ। यहाँ पर मैं एक टैक्सी ड्राइवर का काम करता हूँ और मैं अपना काम बड़ी ही लगन के साथ करता हूँ। लेकिन कभी कभी आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो जाता है जो आपकी पूरी की पूरी ज़िंदगी बदल कर रख देता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ये 1 साल पहले की बात है। मैं काफ़ी बिगड़ैल हुआ करता था। मुझे शराब पीना काफ़ी ज़्यादा पसंद था और कई बार जब मैं गाड़ी चला रहा होता तो पीछे बैठे पैसेंजर ये शिकायत करते कि तुम्हारी गाड़ी से शराब की बदबू आ रही है। मैं कह देता कोई और पैसेंजर आया था, अब किसी पैसेंजर को शराब पीने से रोक नहीं सकता मैं। कई बार वो शिकायत करते, लेकिन मुझे शराब पीना पसंद था। इसके बाद मैं बियर पीता, वोडका पीता। अगर ज़्यादा स्मेल आ रही हो तो वोडका से स्मेल बिल्कुल नहीं आती, लेकिन मैं पीना नहीं छोड़ रहा था और ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। आपको पता है, शराब में एक अजीब सा नशा होता है। भले ही आप कितनी भी टेंशन में हो, वो टेंशन गायब हो जाती है और यही शराब का नुकसान है। कभी कभी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत होती है, लेकिन शराब वो भी आपके दिमाग से दूर कर देती है। आपको फिक्र कब होती है? जब आप किसी मुसीबत में हो या किसी और पर मुसीबत पड़ी हो, लेकिन शराब उस मुसीबत को दिमाग से जैसे निकाल देता है और हमें लगने लगता है ये तो छोटी बात है। उस छोटी बच्ची का एक्सीडेंट भी हो चुका था। गोवा की इस सड़क पर वो अकेली थी और उसकी माँ उसे पकड़े हुए किसी गाड़ी का इंतज़ार कर रही थी। हमारे यहाँ लोग कैसे हो गए हैं, रुकते ही नहीं, लेकिन एक टैक्सी वाले को कोई हाथ दे तो रुकना ही पड़ता है। मुझे उसने कहा था जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलो, इसके सर से काफ़ी खून बह चुका है। एम्बुलेंस खराब होने के कारण उस अस्पताल तक मुझे ही उस गाड़ी को पहुंचाना था, लेकिन शराब ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। उस बच्ची के सर से खून बह रहा था और मुझे म्यूज़िक सिस्टम सेट करने की पड़ी थी। मैं हमेशा गाड़ी एक खास गाना सुनते हुए चलाया करता था और मैं गाड़ी चला नहीं रहा था, गाने सेट कर रहा था। और उस बच्ची की माँ बार बार कहे जा रही थी, भैया ज़्यादा पैसे ले लेना, जल्दी चलो, इसे अस्पताल पहुँचाना है। और मैं कहता रहा, गाड़ी चलेगी ना, जब ड्राइवर पूरे ध्यान में होगा तभी गाड़ी चलेगी ना। उस समय मैं लगभग 2 पैग लगा चुका था। आंखों के सामने थोड़ा थोड़ा नशा सा चढ़ रहा था। बड़ी मदहोशी सी छाई हुई थी और मुझे पता ही नहीं था मेरी गाड़ी की पिछली सीट पर कितनी बड़ी मुसीबत में है वो बच्ची। मुझे तो लग रहा था वैसे ही गिर गई होगी, थोड़ा सा ही तो खून निकला होगा, और मैं गाड़ी चलाने लगा। उसके बाद मुझे एक फ़ोन आ गया। मैं दोस्तों के साथ बात करना बहुत पसंद करता था। वो पीछे रो रही थी और मैं हेडफोन लगाकर अपने दोस्तों को चुटकुले सुना रहा था। और चुटकुले सुनाते सुनाते मुझे उस औरत की आवाज़ें भी सुनाई नहीं दे रही थी। भैया भैया, ये बेहोश हो रही है। मैं बार बार हेडफोन उतार कर कहता, मैडम गाड़ी चला तो रहा हूँ, अब इतना सफ़र तय करने में समय तो लगेगा ही। और यहीं पर मैंने गलती कर दी। दोस्तों की बातों में इतना ज़्यादा खो चुका था कि वो एक लड़की की बात बता रहे थे जो वहीं पास में रहती थी। तभी मैंने गाड़ी वो लंबे रास्ते से ले ली। उस रास्ते में उस लड़की का घर आता था, लेकिन अस्पताल भी आगे जाकर आता था। इस तरह 4 किलोमीटर लंबा सफ़र कर दिया था मैंने। सीधे सीधे भी हम वहाँ पर पहुँच सकते थे, लेकिन मैंने जानबूझकर वो गाड़ी पतली गलियों में घुसेड़ डाली। हर बार मैं यही किया करता था। नशे में मुझे पता ही नहीं रहता था किसी का काम ज़रूरी है या नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया, शराब में एक मदहोशी है जो चिंता को दूर कर देता है। अगर मैं नशे से बाहर होता तो समझ पाता बेचारी बच्ची का बहुत खून बह चुका है, उसकी जान हथेली पर है, और मैं वो गाड़ी लड़की के घर के आगे से निकालना चाहता था। घुमा फिरा कर मैंने वो गाड़ी अस्पताल तक तो पहुंचा दी, लेकिन वहाँ पर जब वो नर्स स्ट्रेचर लेकर बाहर आ रही थी, मैंने तब भी हेडफोन कानों से नहीं उतारे थे। अब यहाँ एक्सीडेंट तो होते ही रहते हैं ना, इस तरह लोगों को चोट तो लगती ही है, इसमें मेरी क्या गलती? मैं तो गाड़ी अस्पताल तक ले आया ना।
वो लड़की की माँ बहुत रो रही थी। उस बच्ची को स्ट्रेचर पर डाला गया और कई खून के धब्बे अब गाड़ी पर पड़ चुके थे, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तो मैं वहीं एक साइड गाड़ी खड़ी करके वो खून के धब्बे एक कपड़े से साफ करने लगा। मैं इंतज़ार कर रहा था कब उस लड़की की माँ आएगी और मुझे पैसे देगी, मैं तो यहाँ से निकलूँ। अब लड़की अस्पताल पहुँच गई, इलाज उसका हो जाएगा। लेकिन आधे घंटे तक मैं इंतज़ार करता रहा था। गाड़ी पूरी तरह से साफ कर दी थी। अब शराब का नशा भी उतर चुका था। गाड़ी में मैंने शराब की कोई बोतल तक नहीं रखी थी। लेकिन जब उस बच्ची की माँ उस अस्पताल से बाहर आई ना, उसकी आंखें देखकर मेरा कलेजा फटा जा रहा था। वो रोती रोती आई थी। उसने मेरे हाथ में 5,000 रुपये पकड़ा दिए थे और मैं इतने पैसे देखकर हैरान था। नहीं नहीं मैडम जी, सिर्फ 500 हुए हैं, आप गलती से 5,000 सुन गई होंगी। तो वो औरत कहने लगी, तुम्हें लगता है पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए उस लंबे रास्ते से लेकर आए। मुझे लगा शायद तुम्हें ज़्यादा ज़रूरत होगी। अब मेरी बेटी तो बची नहीं, मैं इन पैसों का क्या करूँगी। मैं वहाँ बिल्कुल सन्नसा हो गया था। फिर मैंने उस औरत से सवाल पूछा, ऐसे कैसे उसे कुछ हो गया? उसके सर से ज़्यादा खून तो बहा नहीं था और हम जल्दी तो पहुँच आए। तो वो रोती रोती मेरी तरफ देख रही थी और कह रही थी, ये डॉक्टर को समझाने की कोशिश करो। मैं भागता हुआ अस्पताल के अंदर गया। जैसे ही मैंने नर्स से बात की, नर्स मुझसे पूछ रही थी, तो तुम हो वो ड्राइवर जो उस लड़की को लेकर आया है? मैंने कहा, हाँ, मैं सही समय पर पहुंचा चुका हूँ। उस लड़की की मौत कैसे हो गई? उसने कहा, लड़की की मौत इसलिए हुई क्योंकि खून ज़्यादा बह चुका था। तुमने गाड़ी कैसे चलाई? खड्डों से अच्छे से निकाल नहीं सकते थे। काफ़ी झटके लगे थे उसके सर पर, जो कि खून ज़्यादा बहा रहे थे, और उसे अगर 5 मिनट पहले ले आते ना तो वो बच सकती थी। ये सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। मैं सोचने पर मजबूर हो गया था, ये मैंने क्या कर दिया। और नशा जो बचा था वो भी उतर चुका था। वो लड़की की माँ मेरे करीब से गुजर रही थी तो मैं पूरे के पूरे 5,000 उसके हाथ में थमाना चाहता था। उसने वो पैसे पकड़े और ज़मीन पर फेंक कर कहा, ले लो, अब ये तुम्हारे हैं, मेरे किस काम के? मेरी एक ही तो बेटी थी, अब ये पैसे मेरे किसी काम के नहीं। तुम्हारे शायद किसी काम आ जाएं, तुम्हें शायद ज़्यादा ज़रूरत होगी। और उन पैसों को उठाने की हिम्मत नहीं थी। आँखों के सामने बार बार अंधेरा सा आ रहा था। और यकीन कीजिए, जब आप कोई बुरा काम करते हैं उस समय इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन धीरे धीरे वो जहर आपके शरीर में घुलता चला जाता है। आपको लगता है आप बुरे नहीं हैं, लेकिन धीरे धीरे आपका दिल भी कहना शुरू कर देता है कि आपने ये क्या कर दिया। अगला 1 हफ्ता इसी तरह से गुजरा। मैं शराब में धुत रहने लगा, गाड़ी नहीं चलाना चाहता था। मुझे लग रहा था जैसे मैं गाड़ी चलाऊंगा और किसी न किसी को मार ही ना दूं, किसी से गाड़ी न टकरा जाए और कोई सवारी बैठी हो जिसे ज़रूरत से पहले पहुंचना हो, मैं उसे पहुंचा ना पाया तो। शराब पीकर अपने घर में टुन्न रहता और अपने दोस्तों को भी दूर कर चुका था। धीरे धीरे वो दुख का जहर मेरे शरीर में घुलता चला गया। शराब अब दूर नहीं कर पा रही थी मेरी चिंता को। पहले मैं हर चिंता को शराब में उड़ा दिया करता था, अब ये ऐसी चिंता थी जो मेरे शरीर को खाए जा रही थी। वो लड़की बच सकती थी, मेरे कारण उसकी मौत हुई। मैं शराब पीता ही क्यों? 1 हफ्ता मैंने बहुत ज़्यादा शराब पी और 8वें दिन पूरी तरह से शराबबंद। अब मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। अगले 15 दिनों तक शराब पीने की लत जैसे मुझे परेशान करती, लेकिन वो दुख, जहर, आँखों के सामने वो बच्ची की तस्वीर मुझे शराब पीने नहीं दे रही थी। मुझे डरावने डरावने सपने आ रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था ये ज़िंदगी अब मेरे किसी काम की नहीं रही। और उसके बाद मैं एक ऐसे संत को मिला जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मैंने उसके सामने अपनी इस घटना के बारे में बताना शुरू किया और मैं फूट फूट कर रोना शुरू हो गया था। और उस संत ने भी मुझे बहुत अच्छी बातें बताई। ज़िंदगी में जो खो चुका है उसकी चिंता नहीं की जाती। बुरे कर्म इंसान ही तो करते हैं, लेकिन उन बुरे कर्मों से भी अगर ज़्यादा अच्छे कर्म हम कर लें तो बुरे कर्मों के पाप धुल तो नहीं सकते, लेकिन अच्छाई बढ़ जाती है। दिल का वो दर्द कम हो जाता है। जैसे शरीर पर कोई ज़ख्म हो जाए, आप उस ज़ख्म के निशान मिटा नहीं सकते, लेकिन दर्द कम कर सकते हैं। और मैं चाहता था उस दर्द को कैसे कम करूं, जान पाऊं। उसने कहा, अच्छाई करो, लोगों को अच्छा बनकर दिखाओ,
लोगों को अच्छे लोगों की ज़रूरत है, तुम वो अच्छे बनो, भलाई करो। और ये बात मेरे अंदर घर कर गई थी। मैं लोगों की मदद करने लगा, लेकिन उसमें भी मेरा एक पागलपन था। मैं कभी भी लोगों की ऐसी मदद नहीं करता जिससे वो मेरा फ़ायदा उठा पाए। यहाँ पर मांगने वाले बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, आपके कपड़े खींच खींच कर आपसे पैसे मांगते हैं। मैं 1 रुपया तक ना उन्हें देता, लेकिन अगर उन्हें भूख लगी हो तो मैं उन्हें खाना खिलाता, कपड़े फटे हों तो कपड़े लेकर देता, चप्पल नहीं है तो चप्पल लेकर देता। हमेशा गरीब की ज़रूरत के हिसाब से मदद करो। कई लोगों ने तो धंधा बना रखा है मांगने का। मैं उस संत से ये समझ चुका था। उसके बाद भलाई करने का ऐसा शौक़ पड़ा मुझे, मैं तो वहाँ पर लोगों को खाना खिलाने लगा। कोई भटका हुआ होता उसके लिए मुफ्त में मदद कर देता। गाड़ी चलाना फिर से शुरू कर दिया था और ऐसा लग रहा था ज़िंदगी अब सुधरने लगी है। अब मैं गाड़ी वहाँ चलाता जहाँ पर कोई भी ना जाता हो। कई बार ऐसी सवारियाँ मिलती जो मेरा धन्यवाद करती, और सच में जब आप किसी की मदद करते हैं वो आपका धन्यवाद करता है, पता नहीं वो खुशी आपके अंदर किस तरह की होती है। ऐसा लगता है जैसे भगवान आपके करीब आ गया है। मदद करने का शौक़ पड़ गया था। धीरे धीरे ये शौक़ लत बन गया था। मुझे लगने लगा था कई लोग शर्म करते हैं मांगने से, इसलिए मैं ज़बरदस्ती उनकी मदद किया करता। कई लोग काफ़ी गरीब नज़र आ रहे होते, मैं उनको कहता मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, आपके लिए कुछ लेकर दे सकता हूँ, और वो कहते हम भिखारी थोड़े ना हैं। उनके कपड़े बयां कर रहे थे, उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। ज़बरदस्ती उनके हाथ में वो कपड़ों का बैग थमा देता, आपको ये डालना होगा, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ तो चाहता हूँ। कई लोग इससे गुस्सा होते, कई लोग शर्मिंदगी महसूस करते, लेकिन फिर भी भलाई करके जो खुशी मिल रही थी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। और जैसे जैसे मैं भलाई करता गया, भगवान की कृपा पता नहीं कैसी होनी शुरू हो गई थी। लोग मुझे ज़्यादा पैसे देने लगे थे, ज़्यादा टिप देने लगे थे। कई लोगों की मैं मदद कर चुका था और बाद में जब वो मुझे मिले बहुत ज़्यादा पैसे दिए उन्होंने। और कई जगह जहाँ मेरे पैसे फंसे हुए थे वहाँ से भी पैसे आने शुरू हो गए। अब बुरी आदत तो कोई थी नहीं, इसलिए मैं पैसे गंवा नहीं रहा था, बल्कि मेरे पैसे ज़्यादा बनते। मैं जितनी लोगों को मदद करता मुझे लगता मेरे पैसे खत्म होने वाले हैं, वो दुगने से तिगने हो जाते। मुझे लगने लगा था भगवान मेरे साथ हैं और मैं लोगों की मदद करता ही रहूँगा, भले ही ज़बरदस्ती ही क्यों ना करनी पड़े। इस दिन ऐसा नहीं था। इस दिन साधारण इंसान नहीं था जिसकी मैं मदद करने वाला था। मैं गोवा की उस वीरान सड़क पर टैक्सी चला रहा था और ढूंढ रहा था कोई ना कोई तो यहाँ होगा जो भूला भटका यहाँ रास्ता ढूंढ रहा होगा। मैं बस उसके पास जाऊँगा, उसकी मदद करूँगा। आज मैं किसी से पैसे नहीं लेने वाला, बहुत कमाई हो चुकी है, आज तो खुशियाँ बटोरूँगा। वहाँ वीरान से जंगल की सड़क पर वो आदमी सूट बूट पहने वहाँ चला जा रहा था, लेकिन करीब से मैंने देखा उसके सूट में बड़े बड़े छेद हो चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो कहीं गिर गया हो, उसके कपड़े फट गए हों, उसकी वो शर्ट भी आगे से फटी हुई थी। मैं समझ गया इसका कोई एक्सीडेंट हुआ होगा या कहीं पर ये गिर गया होगा। मैं अब गाड़ी उसके करीब ले जा रहा था तो वहीं पर वो खड़ा हो गया। पहले तो मैं मदद के पहले ये सोच रहा था कि वो हाथ देगा, मैं गाड़ी रोक लूँगा और वो बात करेगा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं मांगूंगा भी नहीं। जैसे ही गाड़ी मैंने धीमी करनी शुरू कर दी वो वहीं पर रुक गया था। उसने हाथ तक ना दिया, बस मेरी तरफ देखता रहा। मैं गाड़ी उसके पास से निकाल कर आगे ले गया। उसने आवाज़ तक ना लगाई। मैं फिर से गाड़ी घुमाकर पीछे की तरफ आने लगा। उसके करीब आकर फिर से गाड़ी धीमी कर दी। उसने फिर से ना आवाज़ दी। मैंने गाड़ी वहाँ पर रोक ली और गाड़ी का शीशा नीचे की तरफ करके कहा, देखिए भाई साहब, लगता है आपको मदद चाहिए। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस एक जगह पर खड़ा मेरी तरफ देखे जा रहा था। मैंने फिर से उससे कहा, देखिए भाई साहब, मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ, ऐसे खाली आपको जाना नहीं चाहिए। यहाँ पर कई लोग चोरी करने की कोशिश करते हैं। कई फॉरेनर यहाँ शराब पीकर गिर विर जाते हैं और जो चोर उचक्के आते हैं ना, सामान लूट कर ले जाते हैं और कई बार किसी को चोट भी पहुँचा सकते हैं। ऐसी खाली जगह पर आपको नहीं रुकना चाहिए। तब वो मेरी तरफ करीब आया और कहने लगा, मैं कहीं जाना नहीं चाहता, मैं तो बस यहाँ पर फंसा हुआ हूँ। उसकी तरफ देखकर मैं हैरान सा हो गया था। फिर मैंने सवाल किया, फंसे हुए हो? मैं आपकी मदद करता हूँ ना, यहाँ से आपको निकालता हूँ, आपके साथ कोई है तो नहीं? उसने कहा, नहीं, तुम मुझे नहीं निकाल सकते,
मेरे साथ कौन होगा, मैं तो अकेला ही हूं ना। फिर मैं उसकी तरफ देखता रहा। उसके शब्द काफ़ी अजीब से थे। वो ऐसा लग रहा था जैसे नशे में धुत हो, लेकिन शराब की ज़रा भी बदबू नहीं आ रही थी। अब मैंने उससे कहा, देखिए आप गाड़ी में बैठिए, मैं शहर की तरफ आपको छोड़ता हूँ। उसने कहा, नहीं नहीं, मैं तो नहीं बैठने वाला, मैं यहीं पर फंसा हुआ हूँ, तुम निकाल नहीं सकते। फिर मैंने कहा, देखिए आप शायद नशे में लगते हैं, बैठिए गाड़ी में, मैं आपको शहर की तरफ छोड़ देता हूँ, वो पुलिस स्टेशन के करीब छोड़ दूंगा, फिर वहाँ आप जो करना चाहते हैं कर लीजिएगा। उसने कहा, नहीं। उसके कपड़े ये सर्दियों में पहने जाने वाले कपड़े थे। उसके फटे हुए सूट के अंदर उसकी वो शर्ट दिख रही थी। तो मैंने उससे कहा, देखिए यहाँ पर गर्मी बहुत है, आपने फिर भी सूट पहन रखा है, शायद आप नशे में हैं। तब उसने अपना वो ब्लेज़र उतारा और कहने लगा, अब ठीक है, अब तुम जा सकते हो। मैं उसकी मर्जी के बिना भी उसकी मदद करना चाहता था। ये जगह खतरनाक है, उसे कोई चोट पहुंचा सकता था। तो मैं गाड़ी से बाहर निकल आया। अब वो मना करता रहा और मैं उससे कहता रहा, देखिए आपको गाड़ी में तो बैठना होगा, आप जहाँ जाना चाहते हैं मैं वहाँ पर आपको छोड़ दूँगा। वो कहने लगा, जहाँ मैं जाना चाहता हूँ तुम छोड़ ही नहीं सकते। मैंने कहा, कोई दूर की जगह है, इतनी दूर नहीं छोड़ूंगा, बस स्टैंड तक तो छोड़ ही दूंगा। उसने कहा, नहीं ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन तुम वहाँ तक जा नहीं पाओगे, तुम्हारे बस की बात नहीं है। अब उसने मेरे अहम पर चोट की थी। मैंने कहा, बहुत सालों से ड्राइविंग कर रहा हूँ, पतली पतली गलियों से निकाल सकता हूँ, बिल्कुल छोटी छोटी जगह से निकाल सकता हूँ, जंगल वाले रास्तों से गाड़ी चला सकता हूँ। आपको क्या लगता है मैं गाड़ी चला नहीं पाऊँगा? अब बताइए तो सही, वहीं पर छोड़ कर आऊँगा। वो कहने लगा, तुमसे नहीं चलेगी गाड़ी, मेरा यकीन करो, जहाँ मुझे जाना है तुम नहीं जा पाओगे। अब मैं क्या कहता, वो ज़िद पर अड़ा था वहाँ रुकने के लिए और मैंने उसे बाजू से पकड़ ली। देखिए इस तरह से मैं यहाँ पर आपको अकेला छोड़ने वाला नहीं, आपको साथ में लेकर जाऊँगा, बैठिए गाड़ी में। वो मना करता रहा, लेकिन मैंने खींच खींच कर उसे पिछली सीट पर बिठा ही दिया। उसके बाद मैं गाड़ी चलाने लगा और उससे पूछने लगा, अब बताइए आपको कहाँ जाना है, मैं छोड़ कर आता हूँ, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मैं पैसे नहीं लूँगा। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो मैं पैसे मांगने वाला नहीं, आप डरिए मत। फिर वो कहने लगा, देखो अब गाड़ी में तो बिठा लिया है, अब चलो फिर। अब थोड़ी गाड़ी आगे गई थी। मैं उससे हंसी मजाक करना चाहता था। कई बार कुछ पैसेंजर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं, उन्हें लगने लगता है कोई चोर उचक्का आएगा, उनसे सामान लूट लेगा। ये भी शायद समझ रहा होगा कि मैं इसे लूटने के लिए ले जा रहा हूँ, इसलिए मैंने मजाक करना सही समझा। मैं उसको कहने लगा, देखिए आप गाड़ी में बैठने से मना क्यों कर रहे थे, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको शहर की तरफ ही ले जाऊँगा या आपकी मंजिल की तरफ। वो कहने लगा, मुझे तो रुकना था, ये तो तुम ले जा रहे हो, अब तुम मना भी नहीं कर सकते, बस घबराना मत। मैंने उसे जवाब दिया, मैं घबराने वाला नहीं, वो तो आप घबरा रहे थे, वहीं पर रुके हुए थे, आने का नाम नहीं ले रहे थे। देखिए कैसे खींच खींच कर मैंने आपको गाड़ी में बिठाया। तब वो कहने लगा था, मुझे नाचने का शौक था, उसे नचाना आता था, मुझे खड़े रहने की जिद थी, तुम्हें ले जाना आता था। अरे वाह, आप तो शायर लगते हो, शायद इस शहर के बाहर से आए हो। अब बताइए कहाँ जाना है, फिर उस तरह मैं गाड़ी चलाऊं। तो उसने वो रास्ता बताना शुरू कर दिया, लेकिन मंजिल का नाम नहीं ले रहा था। वो आगे थोड़ा रास्ता दिख रहा है जो जंगल के अंदर की तरफ जा रहा है, वो घुमावदार सड़क दिख रही है अंदर की तरफ जाती हुई। वहाँ सच में पहले कोई सड़क हुआ नहीं करती थी, ऐसा लग रहा था यहाँ एक नई सड़क बनी है जो जंगल के अंदर की तरफ जा रही है। मैं हैरान हो गया था और मैंने कहा, हाँ नज़र तो आ रही है, मैं यहाँ पर कई बार गाड़ी चला चुका हूँ, पहले तो ये सड़क नज़र नहीं आई कभी। उसने कहा, तो ले लो इस तरफ, फिर बताता हूँ आगे कहाँ कहाँ पर जाना है। अब मैंने गाड़ी उसके बताए रास्ते पर चलानी शुरू कर दी थी। ये रास्ता जंगल के अंदर की तरफ जाता था और जैसे ही वो गाड़ी जंगल के अंदर की तरफ पड़ी, वहाँ धुआं ही धुआं, ऐसा लग रहा था जैसे धुंध घिरी हुई हो। यहाँ किसी ने जंगल पे आग लगाई हुई है या ये सच में धुंध है। गाड़ी के शीशे नीचे किए थे मैंने, सूंघने की कोशिश की थी, उससे कोई बदबू नहीं आ रही थी।
ये धुंध ही लग रही थी, लेकिन कैसे? गोवा में ऐसी धुंध नहीं पड़ती, ये कैसी जगह है? मैं बस हैरान हुआ, उन शीशों को ऊपर की तरफ कर चुका था। अब गाड़ी आगे तो बढ़ रही थी, लेकिन रास्ता मुझे नज़र नहीं आ रहा था। मैं बस उससे पूछ ही सकता था, ये रास्ता कहाँ तक जाता है, बताइए तो ज़रा। उसने कहा, आगे आगे बताता जाऊँगा ना मैं, तुम्हें अभी बताने में फ़ायदा नहीं होगा, बस गाड़ी आगे चलाते रहना। अब मैं गाड़ी को ज़्यादा तेज़ नहीं चला सकता था, इसलिए धीमे धीमे ही गाड़ी को आगे बढ़ाता रहा। और वो आदमी भी बिल्कुल चुप होकर उस शीशे से बाहर कुछ देखे जा रहा था। वो धुंध में कुछ नज़र तो नहीं आ रहा था, वो देखना क्या चाहता है? आसपास के कुछ पेड़ ही दिख रहे थे। तभी आगे मैंने देखा, उस सड़क पर दोनों किनारों पर लोग जैसे बड़े बड़े बैग लिए आगे की तरफ बढ़ रहे थे, जैसे वो ट्रैकिंग कर रहे हों। ये कौन सी जगह है जो मेरे पहचान में नहीं आ रही? अब गाड़ी भी और धीमी होती जा रही थी, जैसे हम किसी चढ़ाई पर चढ़ रहे हों। गाड़ी अब मुझे ज़्यादा एक्सेलरेट करनी पड़ रही थी, और वो लोग भी उस गाड़ी के आसपास से गुजरते दिख रहे थे। वो बार बार हमारी तरफ देखते और मैं आगे की तरफ देखता, गाड़ी आगे बढ़ाता जाता। इतने लोगों की मदद थोड़े ना कर सकता हूँ। और ये जा कहाँ पर रहे हैं? क्या कोई यहाँ पर मेला वेला लगा है? मैंने उस आदमी को सवाल किया, ये रास्ता कहाँ जाता है, बताइए तो सही, इतने सारे लोग आगे बढ़कर जा रहे हैं। उसने कहा, देखो माफ़ करना, मैं बता नहीं सकता, दिखा सकता हूँ, दिखाऊंगा आगे तुम्हें। और ये लोग भी मेरी तरह ही उस तरफ जा रहे हैं। कुछ के कंधों पर बोझ है, और मैं बाद में समझाऊंगा किनके कंधों पर बोझ है, कौन बिल्कुल आज़ादी से जा रहा है। कई लोग वहाँ पर खाली हाथ भागे भागे आगे दिख रहे थे। कुछ लोग कंधों पर बोझ लिए धीमे धीमे आगे बढ़ रहे थे। कुछ के सर पर भारी से टैची रखे हुए थे, जो उनसे उठ नहीं रहे थे, वो गिर रहे थे। तब उस आदमी ने कहा, किसी की मदद करना चाहोगे? मैंने कहा, हाँ मैं मदद कर तो सकता हूँ, लेकिन क्या आपको कोई जानता है यहाँ पर? उसने कहा, नहीं नहीं, यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब अकेले आए हैं, कोई एक दूसरे को नहीं जानता। तो मैंने कहा, तो फिर ठीक है ना, सब एक साथ हैं, कोई मुसीबत में नहीं है। मैं तो उसकी मदद करता हूँ ना जो मुसीबत में होता है। यहाँ तो सभी एक साथ दिख रहे हैं, मुसीबत वाले की मदद करूँगा ना। धीमे धीमे गाड़ी आगे बढ़ती रही। जैसे ही उन लोगों से गाड़ी आगे निकली, अब वो धुंध और भी ज़्यादा गहरी सी हो गई थी। वहाँ काले काले पेड़ दिख रहे थे, वहाँ बड़े बड़े खड्डे दिख रहे थे। गाड़ी चलाने में परेशानी हो रही थी। एक खड्डे के पास मुझे ज़मीन पर लेटे हुए दो आदमी दिखे, जिनके सर से खून बह रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें बहुत ज़्यादा चोट आई हो। उनका शरीर भी नीला फिर चुका था, और तब मुझे लगा इन्हें चोट लगी है, हो सकता है इनका एक्सीडेंट हुआ हो। लेकिन वो ज़मीन पर लौट रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे अभी जिंदा हैं और मदद की गुहार लगा रहे हैं। मैंने वहीं पर गाड़ी रोक दी, और पीछे बैठे उस आदमी ने कहा था, गाड़ी नहीं रोकनी चाहिए थी, इन्हें मत बिठा लेना, अब ये तुम्हारे लिए कोई अच्छे लोग नहीं हैं। मैं अब पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखने लगा। कैसा इंसान है, खुद तो मदद ले ली, लेकिन किसी और की मदद करने नहीं दे रहा। मैंने वहाँ पर गाड़ी रोककर एक खिड़की खोली और बाहर जाकर उन्हें देखने लगा। उस आदमी ने कुछ नहीं कहा। वो दोनों काफ़ी बूढ़े लग रहे थे, उनका शरीर नीला फिर चुका था। मुझे लगा था इन्हें भी गाड़ी में बिठा लेता हूँ और आगे किसी अस्पताल में छोड़ दूंगा। अब ये आदमी कहीं जा रहा है, आसपास कोई अस्पताल तो होगा ही ना। अब उन लोगों को खींच कर मैं लेकर आया। एक को पिछली सीट पर बिठा दिया, एक को अगली सीट पर बिठा दिया। वो सीटों पर बैठने के बाद बिल्कुल सही हो गए थे, जैसे सर नीचे झुकाए हुए, नीला शरीर लिए, जैसे उन्हें दर्द ही ना हो रहा हो। मैंने गाड़ी चलानी शुरू कर दी। सबसे पहले तो मैंने अगले वाले आदमी से पूछा, देखिए भाई साहब, आपका शरीर काफ़ी नीला नीला सा लग रहा है, आपने कोई जहर वहर तो नहीं खा लिया, आपको कोई चोट तो नहीं लगी? अरे भाई साहब आप ही बताइए, ये कुछ बता नहीं रहे। ना तो वो आगे वाला आदमी कुछ बोल रहा था, ना पीछे वाला आदमी कुछ बोल रहा था। जिसे मैंने सबसे पहले उठाया था वो कह रहा था, इन्हें नहीं बिठाना चाहिए था, इनकी तुम कोई मदद नहीं कर पाओगे, उल्टा परेशानी में ही फंसोगे। अब धीरे धीरे आगे वाला वो आदमी अजीब अजीब सी हरकतें करना शुरू हो गया। वो डैशबोर्ड को सूंघ रहा था। उसने वहाँ पर रखा वो पेपर उठाया, उसे खाने लगा। मैं उसको कह रहा था, देखिए भाई साहब, ये क्या किया आपने, ये तो पॉल्यूशन का पेपर था, ये खा लिया आपने, कैसी हरकतें कर रहा है ये।
पीछे वाला वो आदमी अब भी कहे जा रहा था, इन्हें जल्दी उतार दो, ज़्यादा देर ना हो जाए। अब मेरा ध्यान ऊपर वाले उस शीशे पर पड़ा था। उस आईने में मुझे पीछे नजर आया वो पीछे वाला नीले रंग का आदमी भी दूसरे आदमी के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा हो, जैसे उसके सर पर दांत गड़ाने की कोशिश कर रहा हो, सर को चाट रहा हो। कैसी हरकतें कर रहा था वो। तभी मैं जिस हाथ से गियर डालने वाला था वो मेरे हाथ को चाटना शुरू हो गया। पास की सीट में बैठा वो भी अजीब सी हरकतें कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो पागल हो गए हों। क्या कोई नशा वशा तो नहीं किया उन्होंने जो इस तरह की हरकतें करना शुरू कर गए वो। तभी उस आदमी ने मेरे हाथ पर काटा जब मैं गियर डालने वाला था। उसे देखकर मैं गुस्से में आ गया। देखिए, आपको उतरना होगा, जल्दी से उतरिए, जल्दी से उतरिए, अब इन्हें उतारने का समय आ गया है। मैंने जैसे ही ये कहा उसने मेरे कपड़ों को पकड़ लिया और बड़ा सा मुंह खोलकर जैसे मुझे काटने की कोशिश कर रहा था वो। मैंने धक्का दिया और मैं खुद बाहर निकल आया गाड़ी से। फिर मैं घूम कर गया गाड़ी की एक साइड पर, खिड़की खोली मैंने और उसे खींचकर बाहर फेंक दिया। और जैसे ही मैंने ये किया मेरा ध्यान पड़ा उसका पैर टूटकर एक तरफ गिर गया था, जैसे वो पत्थर का हो। ज़मीन से टकराते ही वो इस तरह से अलग सा हो गया। उसके बाद उसने अपनी एक हाथ से दूसरी बाजू खींचकर शरीर से अलग कर ली और उसे लकड़ी की तरह मुझे मारने के लिए मेरे पीछे दौड़ा था। मैं घूमकर ड्राइवर साइड पर आया और मैं इतना डरा था कि दूसरे आदमी को भी बाहर निकालने वाला था, निकाल नहीं पाया। वहाँ कई लोग थे ऐसे जो उस धुंध से बाहर निकले थे। मैं तो जल्दी से गाड़ी में बैठ गया। मैंने गाड़ी चलानी शुरू कर दी। अब वो पीछे उस कांच पर 2 बार अपनी खींची हुई बाजू को मार चुका था। अब मेरा ध्यान पड़ा पीछे उस आदमी की तरफ। अब वो जो नीले रंग का आदमी था दूसरे आदमी की टांग को मुंह में डाले हुए चबा रहा था और वो दूसरा आदमी उसके सर को पकड़कर अपनी टांग चबा होने से बचा रहा था, लेकिन बोल कुछ नहीं रहा था। मैं घबराया हुआ आगे से कहने लगा, अरे भाई साहब, ये क्या कर रहा है? आप आवाज़ क्यों नहीं लगा रहे? क्या यहाँ कोई मदद के लिए नहीं आएगा? हमें पीछे मुड़ना चाहिए, ये तो बहुत खतरनाक जगह है, मैं आगे जाने वाला नहीं। तो उसने कहा, पीछे मत मुड़ना, पीछे नहीं मुड़ सकते, पीछे तो तुम्हें भी मौत मिल जाएगी। मैं तब घबरा सा गया और मैंने कहा, मुझे भी का मतलब? क्या ये मरे हुए हैं? उसने कहा, हाँ, ये भी मरे हुए हैं। मैं अब और ज़्यादा हैरान हुआ और कहा, ये भी का मतलब क्या है? ये भी मतलब और कौन मरा हुआ है? उसने कहा, मैं भी मरा हुआ हूँ। मैं सन्न हो चुका था, गाड़ी चल नहीं पा रही थी और पीछे वो नीले रंग का आदमी उसे चबाने को तैयार। मैं घबराता घबराता उससे पूछ रहा था, देखो, मुझे डराओ मत, मैं पहले ही बहुत ज़्यादा डर चुका हूँ। उसने कहा, मैं सच बोल रहा हूँ और अगर मेरी मदद कर सकते हो तो कर दो, थोड़ा सा ऐसे मेरे शरीर से दूर ले जाओ। मैंने गाड़ी वहीं पर रोक दी। उस धुंध में एक चौराहा सा बना हुआ था और चौराहे के बीच में अजीब सा लैंप लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था ज़मीन से पानी ऊपर की तरफ निकल रहा हो और उस पर पीले रंग की रोशनी पड़ रही थी, जैसे वो पानी नहीं लावा हो जो बाहर निकल कर वापस उसी जगह पर जा रहा हो। लावे का फव्वारा सा दिख रहा था। वहाँ गाड़ी रोकी मैंने, पिछली खिड़की खोली और उस आदमी को खींचकर बाहर निकालना चाहता था, लेकिन वो तो अड़ गया, बाहर नहीं निकल रहा था। उसने अपनी बाजू खोल दी थी, मैं खींच नहीं पा रहा था और दूसरा आदमी भी वहाँ पर बैठा मेरी मदद तक ना कर रहा। मैंने कहा, देखो, मैं तुम्हें बचा रहा हूँ, इसे धक्का दो, मैं इसे बाहर निकालूंगा, फिर गाड़ी भगा लूंगा। उसने कहा, मैं ये नहीं कर सकता, अगर तुमने इसे बिठाया है तो तुम्हें ही इसे बाहर निकालना होगा। मैं तुम्हारी इजाज़त के बिना कुछ नहीं कर सकता और ये भी तुम्हारी इजाज़त के बिना कुछ नहीं कर सकता था। तुमने बिठाया इसे। अब मैं क्या ही कहता। मैंने उस नीले आदमी को बड़ी तेज़ी से खींचा और उसके वो जो पंजे थे वो गाड़ी में ही फंसे रह गए। दोनों हाथ गाड़ी में फंसे थे और उसकी कलाइयों से उसकी बाजुएं टूट चुकी थी। वो पीछे गिरा और जल्दी से मैं ड्राइवर सीट पर बैठ गया। उस आदमी ने वो खिड़कियां बंद कर ली। मैं गाड़ी भगाने लगा और वो टुंडा बनकर पीछे भागे जा रहा था। उसके दोनों हाथ तो गाड़ी में ही थे।
तेजी से अब गाड़ी में भगाता गया और उससे काफ़ी दूर। इस धुंध में ज़्यादा तेज़ भी गाड़ी नहीं चला पा रहा था, लेकिन तभी वो धुंध छंटी और ये जंगल का कौन सा इलाका था जिसमें सफ़ेद रंग के पेड़ आ चुके थे। वो सफ़ेद रंग के पेड़ थे और काले रंग की घास। ऐसा लग रहा था यह जंगल का कोई अलग ही इलाका हो। और वो आदमी जो मेरे पीछे बैठा था, क्या मुझे डरा रहा था? अब मैंने अपने सीने पर हाथ रखकर उससे पूछा, देखिए, आप मुझे डरा रहे थे ना? वो आदमी कौन थे और क्या सच में आप मरे हुए हो? उसने कहा, झूठ नहीं बोलते मरे हुए इंसान, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं वहाँ पर फंसा हुआ था, कैद था। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता है सफ़र पर। अब तुमने उस गाड़ी में बिठाया और कहा मैं छोड़ देता हूँ। अब तुम्हें मुझे छोड़ना ही होगा उस जगह पर। गाड़ी पीछे नहीं घुमा सकते तुम। सब कुछ अजीब सा लग रहा था और मैं रोने सा लगा था। तभी मुझे लगा ये मुझे फंसा रहा है। मैंने गाड़ी वहाँ पर रोकी। उसके बाद यू टर्न मारने के बारे में सोचा। जैसे ही मैंने गाड़ी पीछे की तरफ घुमाई, पीछे वाली वो सड़क टूट रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ज़मीन में दरार आ गई हो, बड़ा भूकंप आया हो और बड़ी सी दरार बना दी हो उसने। वो दरार चौड़ी होती जा रही थी और नीचे लावा तक दिखने लगा था। मैं समझने लगा था ये गड़बड़ है, इसलिए गाड़ी मैंने आगे को घुमाई। अब आगे बढ़ाना शुरू कर दी थी मैंने। उस धुंध में मैं दोबारा घुसना नहीं चाहता था, इस दरार में मैं जाना नहीं चाहता था। अब जैसा वो कह रहा है वैसा मुझे करना होगा, उसके सिवा मुझे रास्ते का भी पता नहीं, मैं कहाँ आ गया हूँ। अब मैं इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि बार बार पीछे वाले उस आईने में देखे जा रहा था। मैं बार बार उसकी शक्ल देखना चाहता था और डरा हुआ उसे उतार भी नहीं सकता था। कहीं वो सच बोल रहा हो, मेरे साथ क्या करेगा। मेरा ध्यान तब उस खिड़की की तरफ पड़ा। वो दोनों हाथ जो उस नीले आदमी के गाड़ी के अंदर ही थे, वो हिल रहे थे। जल्दी से वो हाथ नीचे सीट की तरफ गया। मैं गाड़ी चला रहा था, एक्सेलरेट करने की कोशिश कर रहा था और नीचे से खिसकता हुआ वो हाथ उस पैडल पर पहुंचा और मेरे पैर को बड़ी जोर से जकड़ लिया, जिस कारण मेरा पैर भी नीचे एक्सेलरेटर पर बड़ी तेजी से पड़ा और गाड़ी की स्पीड बढ़ गई। और दूसरा हाथ उसका मेरे नाक में घुस गया था। उसने 2 उंगलियां मेरे नाक में घुसेड़ डाली थी। वो मुर्दे थे जिसके हाथ भी जिंदा थे। एक स्पीड बढ़ाने की कोशिश कर रहा था और एक मुझे परेशान किए जा रहा था। अब मेरा ध्यान गाड़ी की तरफ था, क्योंकि ये रास्ते काफ़ी टेढ़े मेढ़े से आ रहे थे। बार बार मुझे गाड़ी मोड़नी पड़ती और वो मेरे पैर को इस तरह से जकड़ चुका था कि मैं उस एक्सेलरेटर वाले पैडल से पाँव हटा नहीं सकता था और ना ही ब्रेक पर लगा सकता था। इस तरह उसने पैडल के साथ पैर को जकड़ लिया था। अब दूसरा हाथ इस तरह कभी इधर जाता, कभी उधर जाता, कभी मेरी आंख में उंगली मारने की कोशिश करता तो कभी नाक में उंगलियां गड़ा देता, कभी मेरी गर्दन को पकड़ लेता। अब मेरा ध्यान सड़क पर था, क्योंकि मैं ब्रेक नहीं लगा सकता था और एक्सेलरेटर से भी पैर उठा नहीं सकता था। गाड़ी एक रफ्तार पर आगे बढ़े जा रही थी और बार बार मुझे उस सफ़ेद से पेड़ों के बीच से बने उस काले रंग के रोड पर चलानी पड़ रही थी गाड़ी, जो मैं मोड़ नहीं सकता था। इसलिए वहाँ पर फंसा मैं उस आदमी से कह रहा था, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, इस हाथ को फेंको वरना हम यहीं पर कहीं टकरा जाएंगे। तो वो कहने लगा, तुमने इन्हें चढ़ाया था, तुम्हारी इजाज़त के बिना नहीं उतरेंगे, तुम्हें ही फेंकने होंगे। मैंने एक हाथ स्टीयरिंग पर रखा, अब दूसरे उस नीले रंग के हाथ को अपने एक हाथ से पकड़ लिया। मैंने उंगलियों में उंगलियां गड़ा ली थी, जैसे अपनी महबूबा के हाथ में उंगलियां रखी जाती हैं। मैंने अब उस हाथ को ऐसे जकड़ लिया और उसके बाद मुझे कांच को नीचे करना था, लेकिन किस हाथ से करता। एक हाथ स्टीयरिंग पर था और दूसरे की उंगलियां उसने जकड़ ली और मैंने भी उस हाथ को पकड़ रखा था। मैंने ऐसा किया, स्टीयरिंग से हाथ हटाया, जल्दी से वो पावर विंडो नीचे की तरफ की और उस हाथ को घुमाकर बाहर फेंक दिया। जैसे ही मैंने उस हाथ को बाहर फेंका, मैं कांच को अब नीचे नहीं करना चाहता था। मैं अब नीचे होकर नीचे वाले उस हाथ को भी पकड़ रहा था और वहाँ घुमाव तेज आ रहे थे। कभी पहाड़ी आती और दोनों जगह पर जैसे खाई नजर आती, नीचे अंधेरा ही अंधेरा सा था। मैं अब बार बार हाथ नीचे करता और वो हाथ मेरे हाथ पर तपली सी मारकर एक तरफ हो जाता।
फिर मैं ऊपर को हो जाता और नीचे घिसट कर वो मेरे पैर को पैडल से जकड़ लेता। लेकिन मैंने भी दिमाग लगाया। जल्दी से मैंने अपनी बाजू नीचे की तरफ की तो वो हाथ एक तरफ जाने लगा। मैंने देख लिया था वो हाथ किस तरफ जा रहा है। जल्दी से मैंने अपनी एड़ी के नीचे उस हाथ को मसलना शुरू कर दिया। मैं इतनी तेजी से मसल रहा था कि वो उंगलियां मैंने उल्टी कर दी। तोड़ डाली थी वो उंगलियां मैंने बार बार अपनी एड़ी को मारकर। तब वो थोड़ा सा ढीला हुआ और जल्दी से मैंने अपने हाथ से उसे पकड़ा और खिड़की से बाहर फेंक दिया। अब मैंने वो पावर विंडो ऊपर की तरफ कर ली और मेरी सांस में सांस आई। ये शैतानी पंजे मैंने फेंक दिए थे, और अगर वो नीले इंसान यहाँ रह जाते तो आगे आगे क्या करते। अब वहाँ फिर से धुंध सी घिर गई थी और वो सफ़ेद पेड़ खत्म हो गए। काले रंग की सड़क और वहाँ ढलान थी। ये गाड़ी ढलान की तरफ जाए जा रही थी और मैं उस आदमी को कहने लगा, हम बताओ रास्ता कब खत्म होगा, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। उसने कहा, तुम्हें मुझे मंजिल तक पहुँचाना होगा, फिर तुम्हारे लिए रास्ता खुलेगा। उसके पहले तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। ये भ्रम हमेशा तुम्हारी आंखों के सामने रहेगा। जैसे ही ढलान खत्म हुई, सामने मुझे एक गुफा नजर आने लगी। ये सड़क गुफा के अंदर जा रही थी। मैंने गाड़ी धीमी कर दी, लेकिन मैं गाड़ी रोकना नहीं चाहता था। उस आदमी ने कहा, गाड़ी रोकना मत, अब आगे बढ़ाते जाओ। रास्ते मुश्किल आएंगे, लेकिन तुम्हें आगे बढ़ते रहना है। मैंने कहा था ना तुम जा नहीं सकोगे। अब तुमने हामी भरी है तो रुक नहीं सकते। घुसा दो इस गुफा में गाड़ी को। मैं अब उस गाड़ी को लेकर सीधा गुफा के अंदर। जो गाड़ी की आगे की फ्रंट लाइट थी, उससे वो गुफा अंदर संकरी नजर आ रही थी। पत्थर ही पत्थर, लेकिन अंदर टूटी फूटी सड़क। और उसके बाद गुफा के अंदर वो सीढ़ियाँ ठक ठक करती वो गाड़ी नीचे की तरफ जाती जा रही थी। मैं गुफाओं में गाड़ी चला रहा था। कोई मेरी बात पर बाद में यकीन नहीं कर पाएगा ये मैंने क्या क्या किया। अगर मैं जिंदा रहा तो उस गुफा में घुमाव भी आ रहे थे, मैं वहां पर भी घुमा देता, लेकिन सीढ़ियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। गाड़ी बार बार ठक ठक करती उछलती उछलती उन सीढ़ियों से घुमावदार रास्तों पर आगे बढ़ रही थी। कई जगह गुफा चौड़ी आ जाती, वहां पत्थर होते और पत्थर के ऊपर से गाड़ी चलानी पड़ती। तब मुझे नजर आया, इतने बड़े पत्थर के ऊपर से गाड़ी कैसे निकल गई। कई जगह खड्डे थे और खड्डों के रास्ते छोटे छोटे बने हुए थे, वहां से गाड़ी निकालनी पड़ती। और उसके बाद मैंने गाड़ी धीमी की और गुफा के बीच बड़ा सा छेद था। उस छेद के नीचे लावा नजर आ रहा था, उबलता हुआ लावा। और वहां सड़क नहीं थी, रेल की पटरी थी और उस पर मुझे गाड़ी चलानी थी। मैं घबराने लगा था। मेरा उड़ा हुआ चेहरा ये बता सकता था कि ये मैं कर नहीं पाऊंगा। लेकिन पीछे से उस आदमी की आवाज़ आई, अच्छा परफेक्ट ड्राइवर, अब चलाओ इस पर गाड़ी, रुक नहीं सकते, रुके तो पूरी की पूरी गुफा ढह जाएगी। गाड़ी रुकने मत देना, आगे बढ़ना ही होगा। मैं कांपती हुई आवाज़ में कहने लगा, मैं ये कर पाऊंगा? इतनी छोटी छोटी पटरियाँ, दोनों टायर ज़रा सा हिले और हम नीचे होंगे। तो उसने कहा, मुझे क्या होगा, मैं तो पहले से मरा हुआ हूँ, इस रास्ते से तो मुझे आना ही था। तुम यहाँ से मरोगे, तुम्हारे लिए आसान होगा, छोटा ही तो रास्ता रह जाएगा, इसके बाद तुम्हें वहाँ तक ही तो जाना है। मैंने आंखें बंद की, भगवान का नाम लिया और चलाने लगा उन पटरियों पर गाड़ी। मेरा स्टीयरिंग ज़रा सा हिलता और मुझे लगता मैं गया और मेरी ज़बान पर एक ही नाम था, राम 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 राम। बस ये कहता कहता बिना कुछ सोचे उन पटरियों के ऊपर से मैं निकल गया। और जैसे ही वो पटरियां खत्म हुई, मैं गुफा की दूसरी तरफ था। उस शीशे में मैंने पीछे देखा था, वो पटरियां ढहकर नीचे लावे में चली गई थी, जैसे हमारा ही इंतज़ार कर रही थी। मैं अब गाड़ी तो चला रहा था, लेकिन रो रहा था, बिल्कुल वैसे जैसे बच्चे रोते हैं ना, बिना आवाज़ किए सन्न से होकर आंसू बहाते रहते हैं। उसी तरह मैं रो रहा था, क्योंकि अब मदद तो कोई करने वाला नहीं था, सवारी तो मंजिल पर उतारनी थी। तभी अंधेरी सी गुफा में गाड़ी पहुंच गई थी और वहाँ मोड़ से पहले उस आदमी ने कहा, अब गाड़ी धीमी कर कर कांच ऊपर की तरफ चढ़ा लो,
खिड़कियां अच्छे से बंद कर लो, कुछ भी खुला नहीं रहना चाहिए। मैंने कहा क्यों क्यों, अब आगे क्या है? क्या कोई चीज़ टकराएगी या कोई धुआं है जो अंदर आ जाएगा? उसने कहा खिड़कियां बंद कर लो, सब पता चल जाएगा। मैंने वो पावर विंडो बंद कर ली, उसके बाद खिड़कियां भी अच्छे से बंद कर ली, और जैसे ही उस मोड़ का अंत आया, मैं समंदर के एक छेद से सीधा समंदर में पहुंच गया था। आसपास पानी और तैरती हुई मछलियां। अब गाड़ी में छोटे छोटे छेद तो होते ही है ना, उससे गाड़ी में थोड़ा थोड़ा पानी भर रहा था। मैं घबरा रहा था और उसने कहा गाड़ी बढ़ाते रहो। वहाँ समंदर के तल में मैं गाड़ी चला रहा था और गाड़ी में थोड़ा थोड़ा पानी भर रहा था। मैं जितनी भी कोशिश करता एक्सेलरेट करने की, गाड़ी ना ज़्यादा तेज़ जा पाती और ना ही गाड़ी अब रुक रही थी। एक दबाव में उस समंदर में घुसी थी, उसी दबाव के साथ, उसी रफ्तार के साथ गाड़ी आगे बढ़ती गई। पानी धीरे धीरे भरता जा रहा था और मैंने घबरा कर कहा था अब मैं क्या करूं? तो उसने कहा कुछ नहीं, बस आगे पहुंचना है, जिंदा बच गए तो घर तक पहुंचोगे, अगर कुछ हो गया तो मेरे साथ रहना, दोस्त मिला है तुम्हें साथ निभाने वाला। फिर से मैंने मुंह आगे की तरफ किया और मन में ही रो रहा था। मेरे तो आंसू तक सूख चुके थे क्योंकि वो पानी घुटनों तक आ गया था। मैं अब आगे बढ़ता गया। एक तो वहाँ गाड़ी के कारण मिट्टी उड़ने लगी थी, इसलिए साफ साफ दूर दूर तक नहीं दिख पा रहा था। फिर भी मैंने एक्सीलरेट पूरा दिया। धीरे धीरे पानी में भी गाड़ी तेज़ हो रही थी। अब आगे एक और गुफा नज़र आई और मैं चाहता था समंदर के ऊपर पहुंच जाऊं ताकि बच जाऊं, लेकिन उस आदमी ने कहा अब उस गुफा में जाना है, गाड़ी सीधे ही रखना, यहाँ कहीं भटक मत जाना, निकलने का कोई रास्ता नहीं है यहाँ पर। मैंने उस गुफा में गाड़ी घुसा दी, लेकिन ऐसा ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। ये पानी की दीवार थी जो गुफा के बिल्कुल सामने थी। जैसे ही उस दीवार के पार गया, पानी जैसे पीछे रह गया। ये दीवार के आगे पूरी की पूरी गुफा सूखी थी। गाड़ी से भी धीरे धीरे पानी कम होने लगा। मेरे कंधों तक पानी आ गया था और मुझे लगा था मैं मरा, लेकिन जैसे मैं बच गया। फिर से गुफा में गाड़ी चलाने लगा। सीढ़ियाँ आ गई ऊपर चढ़ने वाली। अब उन सीढ़ियों से गाड़ी में ऊपर चढ़ा रहा था। ठक ठक करती हुई वो गाड़ी अब सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रही थी और मैंने भी एक्सेलरेट पूरा दे दिया था। जितनी तेज़ जा सकती थी गाड़ी उतनी तेज़ जा रही थी और उस गुफा से मैं बाहर निकलना चाहता था। और बड़ी जल्दी ही उस गुफा का अंत भी हुआ और जैसे ही मैं गुफा से बाहर आया, आगे रेगिस्तानी बीहड़ सा था। उस बीहड़ में कोई सड़क नहीं थी। चारों दिशाओं में एक जैसा ही माहौल, दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा। और उसने कहा गाड़ी भगाओ, अब किसी भी दिशा में भगाओ, एक ही जगह पर पहुंचोगे। मैंने गाड़ी भगानी शुरू कर दी। ऐसा तो फिल्मों में होता है ना, ऐसी जगह पर जब कोई पीछे पड़ा हो तो गाड़ी भगाते हैं। मैं वैसे गाड़ी भगा रहा था। गाड़ी मेरी 120 तक लग सकती थी और मैंने 120 पर लगाई, लेकिन कुछ आए तो सही जहाँ तक मैं गाड़ी पहुँचा पाऊँ। बस पागलों की तरह गाड़ी भगाता जा रहा और रास्ते में कई लोग, वो इस तरह पसीने से जैसे भीगे हुए, कपड़े उनके काले हो चुके थे जैसे धूप के कारण जल गए हों। कई लोग उस रेगिस्तान में दिखे थे और पीछे से उस आदमी ने कहा था मदद नहीं करोगे इनकी? मैंने कहा क्या मैं कर सकता हूँ? तो उसने हंसकर कहा करो। फिर से ये नीले आदमी गाड़ी में आ जाएंगे, फिर क्या करोगे? इनकी मदद नहीं कर सकते। मैं अब गाड़ी भगाता रहा, रोता रहा और आगे एक दीवार नजर आई। ये लावे की दीवार थी जो बादलों तक जा रही थी। चारों दिशाओं में अब वो दीवार ही दीवार दिखने लगी। वहाँ मैं गाड़ी भगाता भगाता जैसे जैसे दीवार के करीब जा रहा था, दीवार जैसे बड़ी हो रही हो। होता है ना जब कोई विशाल चीज़ दूर से नजर आए तो ऐसा लगता है बहुत करीब है, अभी पहुँच जाएंगे। जैसे जैसे करीब जाते चले जाते हैं वो विशाल आकार दिखना शुरू हो जाता है। बादलों के पार थी वो दीवार और जैसे ही दीवार के करीब पहुंचा, वहाँ पर उस दीवार में एक बड़ा सा छेद था। उस छेद के पार अंधेरा और बीच में लहराता हुआ पानी के जैसे कण से दिख रहे थे। मुझे अब पता नहीं था क्या करूं। वहाँ पर गाड़ी धीमी कर दी और तब उस आदमी ने कहा था अब रुक भी जाओ, मंजिल आ गई, अब गाड़ी लेकर वहाँ मत घुस जाना, पागल हो।
अपनी दुनिया में जाना है या नहीं? मैंने गाड़ी रोकी। अंततः मैं गाड़ी रोक कर वहाँ खड़ा हो गया और मैं जैसे ही गाड़ी से उतरा वो भी गाड़ी से उतर गया और उसने मुझे गले से लगाया और कहा, मेरा इतना लंबा सफ़र इतनी आसानी से पार करवा दिया तुमने। बहुत अच्छे इंसान हो तुम। मैंने अब नज़रें झुकाई और कह दिया, इतना अच्छा नहीं हूँ, गलतियाँ मैंने भी की हैं। और उसने मुझे अलविदा कहते हुए कहा, गलतियाँ हर इंसान करता है, लेकिन जीवन बहुत लंबा होता है। हर गलती से बच सकते हो तुम। गलती ना करना सबसे अच्छा है। अगर गलती कर चुके हो तो पश्चाताप करके भी गलती के उस पाप से बचा जा सकता है। तुम जिंदा इंसानों की मदद करते रहना, लेकिन ध्यान रखना, मुर्दों की मदद करना सही नहीं होता। मेरी मदद कर दी, चलो कोई बात नहीं, अब किसी और मुर्दे की मदद मत करना, किसी और परेशानी में मत फंस जाना। ये कहकर उसने अलविदा कहा और आगे उस छेद की तरफ चल पड़ा। मैं वहाँ खड़ा ये सोच रहा, मैं कहाँ जाऊँ? मैंने पीछे से आवाज़ लगाई, अरे मुझे तो बता दो, क्या मैं वापस उस रास्ते से जाऊँ या किसी और रास्ते से जाऊँ? मुझे वहीं पहुँचना है, मुझे अपनी दुनिया में पहुँचना है। तभी मेरे हाथ को किसी ने पकड़ा था। वहाँ कई लोगों की भीड़ थी जो छेद के अंदर जाना चाह रहा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा, ये एक छोटी बच्ची थी जिसका चेहरा पहचाना पहचाना सा था। उसके कपड़े काले हो चुके थे, धूप के कारण उसकी चमड़ी झुलस चुकी थी। ये वो बच्ची थी जिसे मैं बचा नहीं पाया था। उस औरत की लड़की, मेरे कारण इसकी मौत हुई थी और मैं शर्मिंदा हुआ उसे देख रहा था। ये जिंदा कैसे हो गई? तभी उसने कहा, अंकल आप तो वही हो ना जो आखिरी बार मुझे मिले थे। अब उसको क्या जवाब देता? मैंने बस सर हिला दिया। मेरे तो आंसू तक सूख चुके थे, इतना रो चुका था मैं। उसने कहा, अंकल आप गाड़ी अच्छी चलाते हो, लेकिन थोड़ी तेज चलाई होती तो मैं आपके साथ होती ना। लेकिन चलो कोई बात नहीं, गलती तो सबसे होती है ना। अब मेरे जाने का समय आ गया है, मैं वहाँ आगे जाने वाली हूँ। हमें रास्ता बता दिया गया है और मैं काफ़ी जल्दी पहुँच आई। कई लोग मिले मुझे, वो बहुत पीछे हैं। मेरा रास्ता तो आसानी से कट गया। क्या आप भी यहाँ जाने वाले हो? अब उसको मैं क्या कहता? मैं यहाँ किसी को छोड़ने आया था और वो लड़की भी मुझे यहीं पर मिल गई। मैं तभी घुटनों पर आकर उसके पांव पकड़ चुका था और मैंने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बिगड़ा हुआ था। मेरी गलती के कारण तुम्हारी मौत हुई, मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता है ताउम्र ये सज़ा मुझे मिलती रहेगी, लेकिन अगर एक बार तुम मुझे माफ़ कर दो शायद मेरा दुख कम हो जाए। लेकिन उस लड़की ने जो कहा था मैं यकीन नहीं कर पाया। उसने कहा, कोई बात नहीं अंकल, अब मौत तो किसी ना किसी दिन आनी ही होती है ना। आपने बस वो गलती कर दी थी, लेकिन इसमें आपका भी दोष नहीं है। जानबूझकर तो नहीं किया आपने, फिर भी ऐसा काम दोबारा मत करना। और मेरा एक मैसेज माँ तक पहुँचा देना कि माँ मैं दोबारा आपके पास आ रही हूँ। ये कहते ही वो भागती हुई उस दरवाजे के पार चली गई थी, उस छेद के पार, और मैं वहीं पर खड़ा इस शब्द का मतलब समझ नहीं पा रहा था। लेकिन उस गाड़ी के आसपास जैसे भूकंप आना शुरू हो गया था। तभी वो रेत ऊपर की तरफ उठने लगी और मैं उस रेत में धंसने लगा। इतना धंसा गाड़ी के साथ कि मैं गाड़ी में घुसना चाहता था। जल्दी से मैंने गाड़ी की वो खिड़की खोली और मैं जैसे ही गाड़ी में घुसा मैं उसी जगह पर था, सड़क के उसी कोने में जहाँ से मैंने उस आदमी को उठाया था। और जैसे मेरी नींद खुली हो। ये कैसे हो सकता है? सपना तो हो नहीं सकता, मैंने तो शराब भी नहीं पी। ये क्या था? वहाँ उस सुनसान रास्ते से गाड़ी चलाकर जब मैं वापस आया था, भरोसा नहीं कर पाया था ये घटनाएं सच में हुई या झूठी थी। लेकिन 7 दिन बाद जब मैं दूसरे शहर जाकर उसी औरत को कहने वाला था कि मेरे साथ क्या क्या हुआ और उससे माफ़ी भी मांगने वाला था, मैं 1 लाख रुपए लेकर गया था ताकि एक बार फिर से माफ़ी मांगने की कोशिश कर पाऊँ। मैं उससे मिलना चाहता था, लेकिन उस लड़की का पिता, जो शायद बहुत गुस्से में होगा, लेकिन उसकी आंखों में दया थी और मुझसे मिलकर उसने कहा,
तुम वही हो ना जिसने वो गलती की थी? मैंने नज़रें झुका ली और उसने कहा, चलो कोई बात नहीं, लेकिन दोबारा वैसा मत करना। किसी के घर का चिराग छीन लेना और गलती से भी ऐसा हो, दुख बहुत होता है। तुम आज यहाँ क्यों आए हो? मैंने कहा, मैं आपकी बीवी से मिलना चाहता हूँ, उस बच्ची की माँ से। आप मेरी बात पर यकीन करो या ना करो, लेकिन मैं वहाँ गया था जहाँ मुर्दे होते हैं और उस बच्ची ने एक संदेश भेजा है कि माँ मैं दोबारा आ रही हूँ। और उस आदमी ने भी मुझे बताया था। ये कैसा मजाक है? मेरे कल ही एक लड़की हुई है। तुम सच तो बोल रहे हो ना? मैं उससे बातें करके समझ नहीं पा रहा था जो घटा क्या वो सच है या नहीं, लेकिन उनके घर में एक और लड़की हुई थी और मुझे जो मैसेज दिया गया क्या वो सच था? आज तक मैं जवाब ढूंढने की कोशिश करता ही रहता हूँ और इस घटना को घटे बहुत समय हो गया। मैं कभी कभी वहाँ उस लड़की से मिलने के लिए जाता हूँ और उसकी माँ ने मुझे माफ़ भी कर दिया है, लेकिन मैं खुद को अब तक माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ और मन में ठाना हुआ है ऐसी गलती ज़िंदगी में मैं दोबारा नहीं करूँगा।